नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका टीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं पढ़ाती हूँ आपको बायोलॉजी। तो अभी हमने द लिविंग वर्ल्ड का एक लेक्चर लिया था और आज हम दूसरा ले रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, अगेन मैं आपको फिर से डिफाइन करूंगी कि लिविंग क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या है, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड जो बाकी लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज लिविंग। लास्ट क्लास में भी हमने जाना था कि एक लिविंग होता क्या है। ठीक, उसके हमने कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो पिछले क्लास में हमने पढ़ लिए थे। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म है, उनको हम क्या बोल देंगे, लिविंग। ग्रोथ मतलब वो बढ़ता है, डेवलप होता है, अपने आसपास की चीज़ों को समझता है, उनको रिस्पॉन्स करता है, वक्त के साथ वो बदलता है, इन्वायरमेंट के लिए अडेप्टेशन होती है, रिप्रोड्यूस कर पाता है, उसके अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, कुछ कैटाबॉलिक कुछ एनाबॉलिक। तो उस ऑब्जेक्ट को क्या हम बोल देंगे, उसको हम लिविंग बोल देंगे। देखिए, जितने भी लिविंग्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल में होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन की भौतिक इकाई हम बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये जूलियस हक्सले ने कहा था। प्रोटोप्लाज्म आप समझते हैं ना कि हमारी सेल के अंदर जो भी कुछ भरा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर आप साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं और न्यूक्लियस अलग पढ़ते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग पढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलके ही क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो उसको, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्लाज्म का मतलब हो जाता है लिक्विड। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, प्रिमिटिव लिक्विड। तो ये क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें वाटर, प्रोटीन्स एंड सॉल्यूट्स हैं। जो प्रोटीन पार्ट है और कुछ एक लिपिड्स हैं वो कोलाइडल, वो बनाते हैं कोलाइडल पार्ट, और जो सॉल्यूट्स हैं वो क्रिस्टल पार्ट बनाते हैं, वाटर सॉल्यूशन बना देता है उसको पूरा। फिर आप समझ गए क्यों प्रोटोप्लाज्म को क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जो वाटर प्रोटीन और सॉल्यूट से मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो हैं वो क्या क्या फॉर्म करते हैं, कोलॉइड फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे। तो प्रोटोप्लाज्म जो है, हमारी सेल में जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है वो किसमें हो रही है, प्रोटोप्लाज्म में हो रही है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो है वो वायरसेस में एब्सेंट होता है, वायरसेस में सेल नहीं होती है, ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसको लेके भी साइंटिस्ट जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, उनके दो ग्रुप बन चुके हैं। एक कहते हैं कि लिविंग है, दूसरे कहते हैं कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग इसलिए है क्योंकि उनमें सेल ही नहीं पाई जाती है, और सेल को हम लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और यही चीज अगर वायरस में नहीं है तो बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि वायरस जो है वो लिविंग नहीं है। तो चलिए, पिछले में हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म जिसमें कि मतलब हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं। जो चीजें बन रही हैं तब हम क्या बोलते हैं, क्या टर्म यूज करेंगे, एनाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी के में मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट रहे हैं तब हम क्या टर्म यूज करेंगे, कैटाबॉलिज्म। तो आज हम मेनली बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस जो है, देखिए मतलब इसको, ये टेक्निकली और मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है। ठीक, चाहे फिजिकल स्टिमुलाई हो, केमिकल स्टिमुलाई हो या कोई भी स्टिमुलाई हो, वो उसको पहचान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल, देखिए अगर हम जो है अपने आसपास चाहे केमिकल चेंज आएगा, फिजिकल चेंज आएगा, हम पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, डेफिनेटली हम पहचान पाएंगे। ओके, देखिए परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological। यहाँ आपको सबसे important समझने का क्या है, देखिए कॉन्शियसनेस परहैप्स सबसे ऑब्वियस और एक कॉम्प्लिकेटेड फीचर है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको सेंस करते हैं और फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस को। जैसे कि चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो। चाहे लाइट है, लाइट फिजिकल में आ गया ना, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ये सब किस में आ गया, फिजिकल में आ गया। लाइट है, हम लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, हम टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, हम डिफरेंट केमिकल्स के लिए भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कॉन्शियसनेस सबसे ऑब्वियस फीचर आ गया।
तो हम कैसे जो है अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर पाते हैं, इसके लिए लिविंग्स में सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ईयर, आईज, नोज, स्किन। स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी किसको कहा जाता है, स्किन को कहा जाता है। अब प्लांट की बात करते हैं, फिर हम कहेंगे कि प्लांट्स में तो ये सेंस ऑर्गन नहीं है, वे प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, कैसे समझना है। देखिए लाइट के लिए प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे वो फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म समझते हैं ना हम, जिस तरफ को लाइट आ रही है उस तरफ को प्लांट का शूट जो है वो ग्रो करेगा। तो शूट जो होता है प्लांट का क्या शो करता है, फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट का रूट जो है वो क्या शो करता है, वो शो करता है ग्रेविट्रॉपिज्म, क्योंकि वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में नीचे को बढ़ता है ना, और शूट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, लाइट की तरफ बेंड होता है। फिर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर में देखिए टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो सकती है। ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगी तो पत्ते मुरझा जाएंगे, जब पत्ते मुरझा जाते हैं तब हम बोलते हैं कि पत्ते जो है वो विल्ट हो चुके हैं। वाटर, अगर वाटर ही नहीं मिलेगा अगेन क्या हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा प्लांट को और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अदर ऑर्गेनिजम्स आपने सेल्विया पढ़ा है, आपने अलग अलग डिस्पर्सल मैकेनिज्म पढ़े होंगे। तो बाकी के और जैसे हनी बी है, हनी बी जो है वो डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ठीक है। फिर सेल्विया प्लांट है जिस पॉल्यूटेंट कौन, सॉरी पॉल्यूटेंट नहीं, सॉरी मुझे पॉल्यूटेंट नहीं बोला था, जो उसमें पॉलिनेशन करवा पाता है। पॉलिनेशन सेल्विया में कौन करवा पाता है, डू यू नो दैट। बीज जो है वो सेल्विया में पॉलिनेशन करवा पाती हैं। सेल्विया का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसे होता है ना कि जैसे ही बी आता है वो उसको ट्रैप करता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो अपने पॉलन उस पे लगा देता है और फिर बी दूसरे सेल्विया पे जाएगा। वहां पे जो उस पे बी पे पॉलन लगे थे वो दूसरे सेल्विया में पहुंच जाएंगे, उसके स्टिग्मा पे चले जाएंगे और अगेन उस बी पे क्या लग जाएंगे, फिर से पॉलन लग जाएंगे, ठीक। तो इसी तरह से प्लांट जो है अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, चाहे प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, सिंपल से सिंपल प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर पाते हैं, वो सेंस कर पाते हैं एनवायरनमेंट को और रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। देखिए ऑल द ऑर्गेनिजम्स from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। समझ रहे हैं आप कि चाहे जो भी होगा, प्रोकैरियोट होगा यूकैरियोट होगा, वो क्या कर पाएंगे, रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए। देखिए फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। डू यू नो द टर्म सीजनल ब्रीडर्स। आप इस बात को तभी समझ पाएंगे अगर आप समझते हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब वो किसी स्पेसिफिक सीजन के आने पे ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फोटो पीरियड जो है वो ऐसे जो एनिमल्स होंगे, ऐसे जो प्लांट्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, तो उनमें फोटो पीरियड का अफेक्ट रहता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में जो केमिकल एंटर हो रहे हैं वो उसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए हमारा सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो ऐसा नहीं है कि परमिएबल है, परमिएबल नहीं है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो वो कुछ सॉल्यूट्स को एंटर होने देती है, कुछ को नहीं होने देती है। वो भी डिपेंड करता है किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कौन जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है, कौन जो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडी में एंटर होने वाले केमिकल्स को हैंडल कर पाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो है इसीलिए अपने सराउंड चारों तरफ का वातावरण जो है उसके लिए अवेयर होते हैं। देखो अवेयर होते हैं ना, सेल जानती है कि उसको कौन से केमिकल्स अंदर लेने हैं, कितने केमिकल्स की जरूरत है, किसकी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो नहीं लेना चाहेगी। इवन हमारी सेल जो है कुछ केमिकल्स को बाहर भी निकालती है। जब हम बोलते हैं ना टॉक्सिक, डिटॉक्सिफाई कीजिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, मतलब जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक केमिकल बन चुके हैं उनको बाहर निकालना है, क्योंकि सेल को उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें होती हैं जिनको सेल की जरूरत होती है और सेल उनको अलाउ भी करती है अंदर आना। तो इसीलिए सेल जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अब से हम किससे बने हैं, सेल से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से सेल से मतलब टिश्यू बना है, टिश्यू से ही तो ऑर्गन बना है और ऑर्गन सिस्टम बना है। तो इसी वजह से सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने चारों तरफ के वातावरण के लिए काफी अवेयर रहते हैं। तो लेकिन एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक हो गया ना कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है वो
सारे ऑर्गेनिज्म में है, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ किस में है, ह्यूमन बीइंग में है। खुद को लेके जो सचेत है, चेतना है, वो किस में है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है। बाकी किसी में खुद को लेके चेतना नहीं है। हम खुद को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं हर चीज को लेके। देखिए, अगर हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, अगर पढ़ाई को लेके तो नहीं रहते हैं भाई कॉन्शियस, ज्यादा वो दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन अगर हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे हम कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन एनिमल्स को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई मतलब नहीं है कौन क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक। तो दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस एंड ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्शियस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, ह्यूमन बींग्स में। तो कॉन्शियसनेस को क्या बना दिया गया, हमने कहा कि कॉन्शियसनेस सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, एक प्रोकैरियोट से लेके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी। हमारी सेल जो है, हमारा बॉडी जो है, वो बाहर की केमिकल्स को कैसे हैंडल करना है ये जानता है। इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है वो क्या बन जाती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको कभी भी पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आंसर विल बी कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन हर चीज के क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। जब भी ह्यूमन बींग्स की बात आती है, ठीक है, तो ये देखिए एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, ह्यूमन बींग में एक्सेप्शन आ जाता है कोमा का जो पेशेंट होता है, ठीक है। जब पेशेंट कोमा में है तो वो क्या, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी जो है वो केमिकल्स को थोड़ा हैंडल कर पाती है, थोड़ा मतलब सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, हालांकि थोड़ा कॉन्शियस है लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। कोमा में जो पेशेंट होगा वो क्या नहीं होगा, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगा। तो उसकी बॉडी देखिए कितनी सारी मशीन्स हैं, वो लाइफ सपोर्ट उसको मिल रहा है, उसका जो भी बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं वो इन मशीन्स की हेल्प से हो रहे हैं, वो अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस पूरी तरह से खो चुका होता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्शियसनेस के लिए एक्सेप्शन आ जाता है, लेकिन ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और कॉन्शियसनेस जो है वो सारे के सारे लिविंग्स में होगी, और इसीलिए ये क्या बन जाता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। जब हमारी बात आ जाती है तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और भी मुश्किल हो जाता है। We observe patients lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, जिनको सपोर्ट किया जा रहा होता है मशीन की हेल्प से, जो कि हार्ट को और लंग्स को उनके रिप्लेस करे हुए होती है। तो पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। अदरवाइज क्या होता है, पेशेंट का ब्रेन जो है वो बिल्कुल डेड होता है, पेशेंट में कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को, आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या कहा जाएगा, ऐसे पेशेंट्स को लिविंग कहा जाएगा या ऐसे पेशेंट्स को नॉन लिविंग कहा जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कोमा की केस में जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जो ब्रेन है वो डेड हो चुका हो, कई बार ब्रेन स्टेम जो है वो काम कर रहा होता है। उस केस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट जो है वो वापस से रिकवर कर पाएगा, लेकिन अगर पर्सन ब्रेन डेड है तो उसकी रिकवरी के चांसेस सारे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अब यहाँ पे क्लियरली पूछा गया है, आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू लाइफ टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। जो कभी नॉर्मल लाइफ को नहीं आ सकते हैं, मतलब वो क्या होंगे, ब्रेन डेड होंगे एक तरह से, वो लिविंग होंगे और नॉन लिविंग होंगे। अब ब्रेन हेड है तो हम उसको एक तरह से नॉन लिविंग कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर लिखा है कि वो वापस आ सकते हैं अपनी बैक टू दियर नॉर्मल लाइफ, वो वापस आ सकते हैं, अपना रिकवर कर सकते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, लिविंग। लेकिन अगर ये लिखा गया है कि एक कोमा का पेशेंट जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है और उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कुछ भी, तो उस केस में ये आंसर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसको लिविंग कंसीडर करें या नॉन लिविंग कंसीडर करें। तो वहाँ पे यही आंसर जाता है कि उसको सही से बताना लिविंग और नॉन लिविंग ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपको सिचुएशन क्लैरिफाई किया गया है कि ब्रेन डेड है तो डेफिनेटली द पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, वो नॉन लिविंग, उसको थोड़ा कंसीडर कर लिया जा सकता है। अगर वो अपनी लाइफ में वापस आ सकता है तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया। तो हालांकि यहाँ पे यही पूछा गया है, वो जो कभी वापस नहीं आ सकता अपनी लाइफ में, जो लाइफ में आ ना सके, जो रिकवर ना कर सके, तो आप ही बताइए वो लिविंग होगा नॉन लिविंग होगा, वो मेनली क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। समझ आ गया ना बच्चे आप लोगों को।
देखिए ये चीजें ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करते हुए आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जितना भी बताया जा रहा है आप अच्छे से पढ़िए। हालांकि आपके लिए लेक्चर लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने ये लेक्चर बहुत लंबा नहीं खींचा है, छोटा ही लेक्चर तैयार किया है। लेकिन जितना भी लेक्चर तैयार हुआ है वो आपको सही से देखना है और आंसर भी करने हैं बाद में। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेंगे भी। देखिए फिर ये सेल, देखिए सेल में क्या है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। फिर ये आ गया आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, ठीक है, वैक्यूल है, छोटा सा यहाँ वैक्यूल दिया गया है, लाइसोसोम, ये बड़ा वैक्यूल नहीं है, छोटा सा वैक्यूल दिखाया गया है। स्मॉलर वैक्यूल्स जो हैं वो जनरली एनिमल सेल में वैक्यूल को एब्सेंट कहा जाता है, रेड्यूस कहा जाता है। अगर बड़ा वैक्यूल होता है यहाँ पे तो ये कौन सा होगा, प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। तो देखिए ये ऑर्गन, ये जो है ये सारे क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक। ये ऑर्गेनेलीज हैं, तो ऑर्गेनेलीज किससे बने हैं, ये छोटे छोटे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बने होंगे। पहले मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने होंगे, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने मिलके क्या बनाए, ये ऑर्गेनेलीज बनाए। ऑर्गेनेलीज ने मिलके क्या बना दिया, एक सेल को बना दिया। फिर सेल ने मिलके क्या बनाना है, टिश्यू बनाना है, ठीक है। तो अब जो काम एक टिश्यू कर सकता है वो काम एक सेल नहीं कर सकती है, और जो काम एक ऑर्गन कर सकता है वो काम एक अकेला टिश्यू नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं ये जो सेल का एक साथ जुड़ के कुछ अलग फंक्शन करना, फिर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू का मिलके एक अलग फंक्शन करना, ये हमारी बॉडी में ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता रहता है। ये इतना क्रमबद्ध तरीके से जो ये जुड़ते जाते हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते रहते हैं। और हर लेवल पे जो है जिस भी ऑर्गेनिज्म में, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में एक ही सेल है तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है। फिर उसकी वजह से ह्यूमंस पे अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डिफाइनिंग फीचर पढ़ा था एक, कि ये भी क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर आता है, लेकिन जहाँ पे कॉन्सियसनेस की बात आ जाएगी उसको कोई भी रिप्लेस नहीं करेगा। ऑल लिविंग फिनोमिनन आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। जितने भी लिविंग फिनोमिनन होते हैं वो नीचे आपको ये जो सब बताया जाएगा, हालांकि जो मैंने अभी अभी आपको बताया उनकी वजह से होते हैं। जितने भी लिविंग्स में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो जो ये अभी आप नीचे पढ़ेंगे उन सब घटनाओं की वजह से होता है। तो देखिए हर चीज को बच्चे क्लियर करते हुए पढ़िए। ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, मैं बार बार हर लेक्चर में रिपीट कर रही हूँ कि ये एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं। जब आप लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ा कीजिए, ताकि फिर देखा कीजिए, एनालाइज करिए कि क्या आपको वो लाइन समझ आ रही है, क्या आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं कि वहाँ क्या लिखा है, ठीक है। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि जितने भी जो लिविंग में घटनाएं होती हैं वो नीचे बताई हुई इंटरेक्शन की वजह से होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक सेल अकेला जो फंक्शन नहीं कर सकता वो टिश्यू कर सकता है, जो मतलब जो टिश्यू फंक्शन कर सकता है वो एक अकेला सेल नहीं कर सकता है, ठीक। तो देखिए प्रॉपर्टीज, अगेन जो टिश्यू में जो गुण हैं वो एक अकेली सेल में नहीं होंगी। मतलब जो भी सेल, एक एक सेल, टिश्यू में क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो जो भी सेल ने उस टिश्यू को बनाया है वो अकेला अकेला सेल में वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, बस बल्कि वो सेल्स जो है आपस में इंटरेक्ट करके एक टिश्यू बनाएंगी और उस टिश्यू में वो प्रॉपर्टी होंगी। समझ गए ना। सिमिलरली उसी तरह से क्या बोल सकते हैं हम कि जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए अब मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स ने क्या बनाए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने क्या बनाए, सेलुलर ऑर्गेनेलिज बनाए, ठीक है। तो जो भी सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियन है, फिर क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, ये सारे जो ऑर्गेनेलिज हैं ये किसमें नहीं होंगे, ये एक एक मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो शुगर में, अगर हम शुगर की बात करते हैं, हमारी बॉडी में शुगर भी है, हमारा जो डीएनए है वही किससे बना है, उसमें राइबोस शुगर पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या नहीं होगा, शुगर जो है उनके पास क्या नहीं होंगे, उनके पास सेलुलर ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे। हम सॉरी, आपको ये थोड़ा आवाज आ रहा होगा, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन आप प्लीज उसी पे फोकस करें जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो समझ गए ना आप कि जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं वो किसमें नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनेली में नहीं होंगे, बट किसकी वजह से बनेंगे, मॉलिक्यूलर जो कंपोनेंट्स हैं
उनमें जो इंटरेक्शन होंगी उसकी वजह से बनेंगे। तो मैं फिर से बता रही हूँ बच्चे आपको, मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन हुई तो क्या बना, ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल में क्या बनाया, सेल। सेल में जो इंटरेक्शन हुई क्या बना, टिश्यू। तो टिश्यू जो काम कर सकता है उस काम को सेल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इन्हीं इंटरेक्शन की वजह से क्या हुई है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुई है। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, एक सेल बना, सेल में ऑर्गेनाइज है, देखो टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से एक मकान पूरा कैसे बना, पहले उसकी नींव रखी गई, फिर उस पर काम शुरू किया गया, ठीक। फिर अब देखो ये कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ जब पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है ना, ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, ऑर्गन ने क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम ने क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म बनाया। तो उसी तरह से पहले एक प्लॉट खरीद लिया गया, उस पर थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया गया, लेकिन काम शुरू, दीवारें खड़ी की गई, दीवारें खड़ी करने के लिए ईंटें लगाई गई, ठीक है, ईंटें लगाई, फिर उस पर छत बनाया गया। तो पूरा इंटरेक्शन से वो पूरा मकान बना ना, ठीक है, सब चीजों को जोड़ के वो मकान बना। सिर्फ हम ऐसे छोड़ देते तब तो क्या होता, वो मकान नहीं बनता। इसी तरह से हमारा शरीर जो है वो कैसे बना, अलग अलग इंटरेक्शन से बना। और सेलुलर, अभी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ किस में पाई जाती है, लिविंग में ही पाई जाती है, ठीक है। लिखिए, these interactions result in emergent properties at a higher level of organization। जो अभी आपने पढ़ा बच्चा, आपने पढ़ा कि ये जो इंटरेक्शन है, यही इन्हीं इंटरेक्शन की वजह से जो है, जो ऑर्गेनिज्म है ना हायर लेवल के, उनमें क्या आई, कॉम्प्लेक्सिटी आई है, ठीक। दिस phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all the levels, ठीक। तो ये जो पूरा फिनोमिनन है इंटरेक्शन का, ठीक। तो आपने अभी देखा, देखिए आपने देखा ये सेल है, ठीक, सेल ने इंटरेक्ट किया तो क्रमबद्ध तरीके से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी हुई, हुई ना, हुई कि नहीं हुई। तो देखिए ये लाइन यही बोली कि यही सारी घटनाएं जो हैं ये सच हैं किसके लिए, जो जितने भी लेवल पे जो है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मतलब कुछ बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ जो है और क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स हैं तो उनमें क्या होंगी, बहुत सारी इंटरेक्शंस होंगी, समझ गए ना। यही इंटरेक्शंस हैं जो क्या बनाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बनाती हैं हायर एनिमल्स में। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक तो हमारा डीएनए भी रेप्लिकेट करता ही करता है, दूसरा हम भी अपनी एक कॉपी बना के जाते हैं, हम भी छोड़ के जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देखिए मेन बात यहाँ कही गई है कि हम अपने जैसा एक इंडिविजुअल जो है वो यहाँ छोड़ के जाएंगे, हम रिप्रोड्यूस करेंगे, इवॉल्व करेंगे, टाइम के साथ क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। और एक हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो कि क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, बाहर से जो भी स्टिमुलस आता है उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायो क्या है, पूरा कुछ नहीं है, बायो है कि अर्थ पे किस तरह से जिंदगी आई है। बायो में अभी तो रिसर्च ही मेनली ये चल रहा है, हालांकि हम अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज भी बना हुआ है, जिसके लिए आज भी कोई पूरी तरह से एविडेंसेस नहीं है, वो ये है कि इस धरती पे लाइफ आई कैसे। तो बायोलॉजी क्या हो गया, इज द हिस्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। फिर देखिए पहले तो लाइफ सेल कैसे आई, दूसरा फिर वो आई तो आगे जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से इवॉल्व हुए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आज, चाहे पास्ट में थे चाहे फ्यूचर में होंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, डीएनए है उनमें, ठीक है, किसी में आरएनए है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या है, वेरिएशन है सब में, ठीक है। तो लास्ट में हम क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, किसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, किसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ग्रोथ क्या होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है। तो वाई ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सो, ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, अभी अभी आपने पढ़ा है सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप जरूर इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। जो भी बात आपको समझ नहीं आएगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उनके आंसर भी जरूर करें। चलिए, थैंक यू।